तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक इलिस्ट्रेशन सॉल्व किया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एनपीओ के अंदर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को 3 खाते बनाने सीखने हैं। ठीक है, 3 चीज़ें बनानी सीखनी है। मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और देन हमें लास्ट में बैलेंस शीट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी बीच बीच में हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते रहेंगे यहाँ पे। तो भाई ध्यान देना, हमने लास्ट क्लास में जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कशन किया था। मैंने आपको कुछ मुख्य बातें यहाँ पे बताई थी। क्या क्या मुख्य बातें बताई थी? मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश अकाउंट ही होता है, ये कैश अकाउंट ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो भाई ध्यान से, इलिस्ट्रेशन 1 में हमने किया था, ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा कैश और बैंक का, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा कैश और बैंक का। उसके अलावा डेबिट साइड पे जहां जहां से पैसा आ रहा है, जो जो इनकम्स है हमारी, जो जो रिसिप्ट्स है हमारी, ठीक है, जहां जहां से पैसा आ रहा है हमको, वो सारी जो आइटम्स है वो डेबिट साइड पे आ जाएंगी, उनकी पोस्टिंग डेबिट साइड पे होगी, इट मीन्स। और जो जो आइटम्स जहां जहां पे मेरा पैसा खर्च हो गया वो सारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अब खुद सोच के देखो, मैं बोलता हूं मुझे कोई इनकम रिसीव हुई तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब वो कैश अकाउंट डेबिट की जगह हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और टू इनकम अकाउंट। ठीक है, मतलब बात वही है। ठीक है, मैं बोलता हूं कोई एक्सपेंस हो गया, तो कोई एक्सपेंस होता है तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन जो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था उसकी जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब भाई ये कैश अकाउंट ही है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट है एक तरीके से। अगली बात, ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया जाता। इसका मतलब जो भी पैसा मुझे एक्चुअल में रिसीव होगा मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मैं अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करूंगा। अब किसी किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा कि अक्रूवल बेसिस क्या होता है, तो भाई वो धैर्य बना के रखे, पेशेंस रखे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि 11th क्लास के ही कॉन्सेप्ट से अगर नहीं आते हैं तो वो दिक्कत वाली बात है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो भाई एक इलिस्ट्रेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, आज मैं सेकंड इलिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। भाई इलिस्ट्रेशन 2 हम लोग यहाँ पे करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे वो जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट वाली बात है वो भी मैं समझा के चलूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई क्वेश्चन एक बार आराम से तसल्ली से रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें दी गई है। आप भी अपनी बुक खोल लेना और साथ साथ रीड करना। ठीक है, हालांकि स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे हमें कहा गया कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्डमैन रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब वो कह रहा है कि भाई ओल्डमैन रिक्रिएशनल क्लब के नाम से एक क्लब है, ये एक एनपीओ है, और इसका हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है। नीचे हमें ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 की इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब हमें 1920 वाले ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। आप लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर पे भी ध्यान देना है कि भाई कौन से अकाउंटिंग ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 1920 वाले अकाउंटिंग ईयर की यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है एक बार इसको रीड आउट करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। तो भाई देखना ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे, अब ये कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है भाई, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। तो ये कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या फिर? तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भाई ये है क्या? भाई ये डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं अभी आपको रीड करके समझाता हूं, देखो ध्यान से। तो यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के। ठीक है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। देन हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अलग अलग सालों का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो है वो हमें मेंशन किया गया है। अभी इसको ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जस्ट इतना समझो कि हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? सब्सक्रिप्शन जो है वो एनपीओ के लिए इनकम होती है उसकी, अपने मेंबर से वो सब्सक्रिप्शन की इनकम गेन करता है। ठीक है, तो ये इनकम है।
ऐसे ही डोनेशंस दी गई है, डोनेशन भी इनकम होती है, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, डोनेशंस फॉर मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यू होती है और यहाँ पे देखो मुझे सैलरी दी हुई है, रेंट पेड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बुक्स परचेज्ड नाम से एक चीज यहाँ पे दी हुई है मुझे, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड और डेट भी देखिए 1 सितंबर 2019, ठीक है, ये भी आइटम मुझे यहाँ पे गिवन है। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे गिवन है, एंट्रेंस फीस नाम से भी एक आइटम मुझे यहाँ पे गिवन है, और लास्ट में मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के, ठीक है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी, ये था मेरा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार दोबारा से नजर डाल लेना भाई, क्वेश्चन में हमें एक क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करके बताना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो भाई इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना ये कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन 1 किया था हमने और नीचे ही हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं इलिस्ट्रेशन 2, ठीक है। तो भाई फोकस करना, ध्यान से देखना, इजी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, आसान है, बस थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखना, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और हमें क्या बनाना है भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां पे डेबिट साइड पे अपना पर्टिकुलर्स, सेम वैसे ही जैसे कैश अकाउंट बनता है, ठीक है, कुछ भी यहां पे नया नहीं है। अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और देन अमाउंट, ठीक है। तो ये अपना भाई फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया, एक डेबिट साइड बन गई हमारे पास और एक क्रेडिट साइड बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें यहाँ पे एंट्रीज पोस्ट करनी है। भाई ध्यान रखना ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेज आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। अब सवाल में ना हमें कैश इन हैंड का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश एट बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो मैं यहाँ पे टू बैलेंस BD लिख के और नीचे यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड अलग से, और फिर उसके नीचे लिखूंगा कैश एट बैंक अलग से, और इनके अमाउंट्स यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई। अमाउंट्स देखते हैं भाई कितने कितने हमें दिए गए हैं। तो 20,000 और 50,000 यहाँ पे हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं 20,000 और 50,000। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 20,000 और 50,000। तो टोटल कितना हो गया भाई 70,000। तो ये 70,000 हम आउटर कॉलम में यहाँ पे इस तरीके से जो है पोस्ट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ों को लिखूंगा, ध्यान देना, मैं सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो पहला काम तो मैंने कर दिया, ओपनिंग बैलेंस का तो निपटारा हो गया, ठीक है। अगला हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है भाई, अगली इंफॉर्मेशन यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें, और यहाँ पे ना अलग अलग सालों से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ध्यान देना, पूरा फोकस रखना। अब यहाँ पे मुझे कहा गया कि मुझे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो इस तरीके से हुआ कि भाई 18-19 वाले ईयर से रिलेटेड मुझे जो है इस साल कितना मिला, 7,000। 18-19 वाले ईयर से रिलेटेड मुझे किस साल में रिसीव हो रहा है भाई, 1920 में रिसीव हो रहा है, 1920 में रिसीव हो रहा है। बात को समझना, इसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन था ये 18-19 वाले ईयर में मुझे नहीं मिला होगा, मतलब तब ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया होगा, मतलब ये मेरी आउटस्टैंडिंग इनकम थी, आउटस्टैंडिंग इनकम थी। और आउटस्टैंडिंग इनकम को अक्रूड इनकम कहते हैं कि नहीं कहते, अक्रूड इनकम ही कहते हैं ना। आउटस्टैंडिंग इनकम बोल लो या अक्रूड इनकम बोल लो, एक ही बात है। मैंने आपको समझाया था कि इनकम्स के रिस्पेक्ट में आउटस्टैंडिंग शब्द की जगह अक्रूड शब्द यूज किया जाता है। इट मींस ये मेरा अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। 18-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, 18-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है।
लेकिन मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में, मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मुझे 1920 में यह रिसीव हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब ये रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन उसने ब्यौरा दे रखा है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो कह रहा है भाई 18-19 वाला जो था वो 7,000 मिल गया है हमको इस साल, 1920 वाला जो मतलब करंट ईयर से रिलेटेड जो बनता था 1,21,600 मिल गया है, और अगले साल का एडवांस में रिसीव हो गया 20-21 का, अगले साल का अभी रिसीव हो गया, एडवांस में रिसीव हो गया कितना, 5,200। तो हमें क्या करना है भाई, हमें तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है वो कैश बेसिस पे बनाना होता है। इसका मतलब इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, मैं पूरा का पूरा लिख दूंगा, बात खत्म, ठीक है। दोबारा देख लो, कैश बेसिस में क्या होता है कि भाई करंट ईयर में जितनी भी इनकम हो रही है ना, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, मैं करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करूंगा। सेम चीज एक्सपेंसेस पे एप्लीकेबल होती है। करंट ईयर में जो भी एक्सपेंसेस मैंने पे किए हैं एक्चुअल में, मतलब जो पे हुए हैं मेरी जेब से, चाहे वो एडवांस में पे किए हैं मैंने, चाहे वो पिछले सालों के कुछ आउटस्टैंडिंग थे और इस साल पे किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल पे किए हैं तो इसी साल रिकॉर्ड होंगे। जबकि अक्रूवल बेसिस हमें क्या बताता है भाई, अक्रूवल बेसिस हमें ये बताता है कि जो खर्चा जिस पीरियड से रिलेटेड है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब जो खर्चा जिस पीरियड में ड्यू होता है ना, उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। चाहे पेमेंट हुई है या नहीं हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पेमेंट नहीं भी हुई है ना तो भी खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता। कैश बेसिस में एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड क्यों ना हो। इसका मतलब अगर 1920 में मैंने ये सब्सक्रिप्शन रिसीव किया इतना सारा, जो कि अलग अलग सालों से रिलेटेड है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि भाई रिसीव कब हो रहा है, 1920 में। तो 1920 में रिकॉर्ड करूंगा। कैश बेसिस यही सिखाता है मुझे। अभी अगर किसी बच्चे को अक्रूवल बेसिस नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, शांत कर लो दिमाग को एकदम, ठीक है, क्योंकि मैं समझा दूंगा अक्रूवल बेसिस जब अक्रूवल बेसिस मुझे समझाना होगा। अभी कैश बेसिस क्या समझा रहा है हमको, उस पर फोकस करो। कैश बेसिस हमें यह समझाता है कि अगर मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो 1920 में जितना भी पैसा मुझे रिसीव हो रहा है वो सारा मैं 1920 में रिकॉर्ड करूंगा। मतलब मैं एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा जितना भी मुझे रिसीव हो रहा है, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां पे देता हूं, देखो एग्जांपल क्या देना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई 18-19 का जो सब्सक्रिप्शन था 7,000 रुपए था कौन से साल का, 18-19 का, लेकिन रिसीव कब हो रहा है 1920 में। तो कब रिकॉर्ड करूंगा कैश बेसिस के हिसाब से, 1920 में, ठीक है। जब रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, 18-19 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 1920 में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस हमें क्या सिखाता है, जब एक्चुअल में इनकम मिल जाए तब रिकॉर्ड करो। सेम चीज एक्सपेंसेस के लिए एप्लीकेबल है, जब एक्चुअल में पैसा चला जाए तब रिकॉर्ड करो, ड्यू होने पे रिकॉर्ड मत करो। जब एक्चुअल में पैसा तुम्हारी जेब से जाएगा उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना, जब वो पैसा तुम्हारी जेब से गया है या जब वो तुम्हारी जेब में आ रहा है इनकम के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे टोटल सब्सक्रिप्शन में कितना लिखूंगा भाई, देखो ध्यान से, तो टोटल मैं लिखूंगा 7,000 प्लस 1,21,600 और प्लस 5,200। इसका मतलब 1,33,800 रुपीज का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टोटल आ जाएगा। और ये इनकम है तो भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा अच्छा एक और गड़बड़ यहाँ पे हुई है मेरे से। क्या गड़बड़ हुई है भाई, जब मैं ये खाता बना रहा था तो मुझे ये पर्टिकुलर्स नहीं लिखना था, मुझे क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना था मुझे रिसिप्ट्स। तो मैं उसको चेंज कर देता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो वो फॉर्मेट बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे, और ऐसी गलती हो भी जाती है बच्चों से, ठीक है। तो इसीलिए मैं, देखो गलती करने से ही बंदा समझता है ना, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। तो अब यहां पे तो रिसिप्ट्स आती हैं और यहां पे पेमेंट्स आती हैं। ये कैश अकाउंट ही है भाई, ये एक एसेट का ही खाता है, रियल नेचर का अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए डेबिट साइड पे देखो हमेशा रिसिप्ट्स लिख रहे हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, तो रिसिप्ट्स को डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पेमेंट्स को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। रियल नेचर का अकाउंट है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है ना, तो रिसिप्ट साइड पे आना चाहिए या पेमेंट साइड पे आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है रिसिप्ट साइड पे आना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, ये इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए। तो भाई यहां पे लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन, और यहां पे मुझे अलग अलग ईयर्स का जो है डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूंगा टू सब्सक्रिप्शन, और टोटल अमाउंट जो था ना 1,33,800 वो टोटल लिखूंगा सीधा, ठीक है।
इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग कोई लगाने की जरूरत नहीं है। जितना हमें इस साल रिसीव हुआ है वो पूरा लिख दो, बात खत्म। जितना इस साल रिसीव हो रहा है ना वो पूरा लिख दो, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, इस साल रिसीव हुआ तो इसी साल लिखेंगे, बात खत्म। कैश बेसिस यही सिखाता है हमको। आगे है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। भाई लोगों ने हमें आके डोनेशन दी है, बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने हमें डोनेशन दी है। 70,000 रुपए की डोनेशन हमें रिसीव हुई है। ये भी हमारी इनकम है कि नहीं है, रिसिप्ट है कि नहीं है? हाँ भाई रिसिप्ट है ये। तो कहाँ पे आना चाहिए? तो ये भी डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना आएगा? 70,000, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो है हमारा रिकॉर्ड हो गया। आगे है डोनेशन फॉर मैच। भाई हो सकता है कि हमारा क्लब जो है वो कुछ मैचेस कंडक्ट करवाता हो, ठीक है ना। मैच का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ गेम खेलते होंगे जिसका मैच होता होगा, ठीक है, गेम्स का मैच होता होगा। तो उसके लिए भी हमें, उसको कंडक्ट करवाने के लिए भी लोगों ने हमें डोनेशन दिया, ठीक है। तो डोनेशन फॉर मैच 14,000 रुपीज यहां पे हमें मिला। तो ये भी भाई क्या है? ये भी हमारी इनकम है, रिसिप्ट है, मतलब पैसा आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे टू डोनेशन फॉर मैच। और कितना अमाउंट था यहां पे जरा देखते हैं। अमाउंट था यहां पे 14,000। तो ये आ गया भाई 14,000, ठीक है। तो ये भी अपना हो गया यहाँ पे। अगली बात, यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस नाम से हमें 6,000 दिए गए। अब भाई नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंसेस खर्चा है, ठीक है ना, पेमेंट है। इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा? ये पेमेंट साइड पे जाएगा। बाय मैच एक्सपेंसेस कितना था भाई? अमाउंट कितना था वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, 6,000, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं भाई पेमेंट साइड पे बाय मैच एक्सपेंसेस। भाई मैच कंडक्ट करवाने पे हमारा इतना खर्चा हो गया 6,000 का, तो पेमेंट साइड पे आ गया। आगे भाई आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें यहां पे गिवन है। तो भाई अब यहां पे हमें सैलरीज गिवन है 75,600, ये भी पेमेंट है। तो बाय सैलरीज 75,600, 75,600, ठीक है। तो सैलरीज भी आ गया भाई, ये भी हमारा पेमेंट था, खर्चा था। रेंट पेड 4800, ये भी खर्चा है भाई, रेंट पेड। तो ये भी यहां पे आ जाएगा बाय रेंट पेड। बाय रेंट पेड 4,800 रुपीज, ये भी यहां पे आ गया। देन और क्या क्या चीजें हमें यहां पे गिवन है वो भी देख लेते हैं जरा। तो भाई यहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 7,600। तो लिखते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 7,600। तो भाई ये भी खर्चा है बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,600, ठीक है। आगे और क्या क्या चीजें गिवन है भाई वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बाद बुक्स परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड, ठीक है। परचेज किया है, खर्चा है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, ठीक है। आगे जाके मैं और डिटेल में बातें करूंगा, तब मैं समझाऊंगा इन चीजों को। अभी तो हमें सिर्फ इतना सोचना है पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे, जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। कैश बेसिस के हिसाब से लिखना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। तो बुक्स परचेज जो है वो 20,000 रुपए यहाँ पे खर्चा है भाई, सिंपल सी बात है। तो बाय बुक्स परचेज्ड, बाय बुक्स परचेज्ड 20,000, 20,000। नेक्स्ट यहां पे हमें 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, वो कह रहा है भाई हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1 सितंबर 2019 को, कितनी? 30,000 रुपए की, ठीक है। तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1 सितंबर 2019 को। तो भाई इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पेमेंट जाएगी। तो पेमेंट साइड पे बाय 10% इन्वेस्टमेंट। अमाउंट एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं, तो 30,000 ही था। तो यहां लिखते हैं भाई 30,000। तो भाई ये हो गई इन्वेस्टमेंट। आगे देखना भाई, आगे है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। अब भाई यहां पे रुकना थोड़ा सा और एक चीज समझाता हूं, देखो ध्यान से।
ये जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी थी 10% इन्वेस्टमेंट, ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है ये कब खरीदी है? ये खरीदी है 1 सितंबर 2019 को, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही खरीदी है 1 सितंबर 2019 को। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड किया भाई? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 7 महीने के लिए मैंने इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखा, होल्ड किया ना इस साल। तो मुझे इस पे 7 महीने के लिए ब्याज मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? हाँ भाई, 7 महीने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा ना उस पे। और इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा उसने दे रखा है यहाँ पे, देखो 10% इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के साथ जो परसेंटेज दी जाती है वो उसके ब्याज की परसेंटेज होती है, ठीक है ना, उसके ब्याज की परसेंटेज होती है वो। इसका मतलब वो 10% इन्वेस्टमेंट जब हमें नाम दे रहा है ना इन्वेस्टमेंट का, तो इसका मतलब वो 10% वो बता रहा है कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा। और कितने महीने के लिए मिलेगा? 7 महीने के लिए। वो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया भाई, 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 महीने के लिए। तो भाई 10% कितना बनेगा? 30,000 का 7 महीने के लिए निकालते हैं। 30,000 का 10% निकाल लो 7 महीने के लिए, तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 7/12 करोगे तो आपके पास आएगा 1750। कितना आएगा? 1750 का ब्याज मुझे मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। और देखो नेक्स्ट आइटम वही तो दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? देखो 1750 ही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि भाई 1750 ही तो दे रखा है। और अगर मान लो कि यहां पे 1750 ना होता, यहां पे 1750 ना होता, मान लो यहां पे 1600 होता, तो फिर मैं वो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो कितने पे रिकॉर्ड करता? 1750 पे रिकॉर्ड करता या 1600 पे? समझो बात को। मैं बोलता हूं कि भाई 10% इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज की है 30,000 की, 7 महीने के लिए मैंने उसको इस साल होल्ड करके रखा, तो इसका मतलब इस साल जो है ब्याज कितना बनता था मेरा? 1750 रुपए बनता था। मतलब अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इतना होना चाहिए था, ठीक है। इस पीरियड की इनकम इतनी बनती थी मेरी। बट मैं बोलता हूं नहीं, एक्चुअल में मुझे 1600 ही मिला, एक्चुअल में मुझे 1600 ही रिसीव हुआ। तो भाई कैश बेसिस के हिसाब से जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो क्या मैं 1750 लिखूंगा या 1600? तो उस केस में भाई जितना मुझे रिसीव होगा उतना ही लिखूंगा, 1600 ही लिखूंगा। बात समझ में आती है? कैश बेसिस के हिसाब से 1600 ही लिखेंगे उस केस में। ज्यादा रिसीव हो जाता मान लो, अगर वैसे ज्यादा तो नहीं होगा रिसीव कभी भी, ठीक है, लेकिन जितना भी एक्चुअल में रिसीव होगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब यहां पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। 1750 मिल रहे हैं भाई, 1750 इनकम साइड पे, रिसिप्ट साइड पे सॉरी, हम लिख देते हैं यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1750, ठीक है, ये भी आ गया यहां पे। नेक्स्ट आइटम एक बार चेक करते हैं, एंट्रेंस फीस। भाई इनकम है, एंट्रेंस फीस हम अपने मेंबर्स से एंट्रेंस फीस लेते हैं, तो भाई एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है 4000, तो ये भी रिसिप्ट साइड पे आएगा, टू एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस 4000, ठीक है, ये भी आ गया। अगली बात यहां पे हमें और क्या गिवन है? यहां पे हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के 25,600 तो कैश इन हैंड का गिवन है, और कैश एट बैंक पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो गिवन नहीं है हमको। तो देखो भाई अब क्या करना है इस केस में, ध्यान देना। क्लोजिंग बैलेंसेस सबसे पहली बात तो कहां पे आएंगे? कैश अकाउंट के अंदर कहां पे आते थे क्लोजिंग बैलेंसेस? भाई क्रेडिट साइड पे आते थे, तो इसका मतलब यहां पे आएगा बाय बैलेंस सीडी, यही आएगा ना, बाय बैलेंस सीडी। और यहां पे कैश इन हैंड का अलग से शो करूंगा, कैश एट बैंक का अलग से शो करूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई कैश इन हैंड कितने और कैश एट बैंक कितने, कैश एट बैंक कितने, ठीक है। तो भाई यहां पे ना मुझे कैश इन हैंड तो गिवन है, कितना गिवन है भाई? 25,600, तो 25,600 तो मैं यहां पे लिख देता हूं 25,600। बट कैश एट बैंक मुझे गिवन नहीं है, और जितना भी इन दोनों का टोटल होगा ना वो यहां पे बाहर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा वो, ठीक है, बाहर अमाउंट आ जाएगा टोटल जितना भी होगा, ठीक है। अब देखना भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या मैं कर चुका हूं कि नहीं कर चुका इस सवाल की? तो हाँ भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जो है कंसीडर कर चुके हैं। देखो ध्यान से, कुछ भी चीज छूटी है क्या? तो नहीं छूटी, सारी चीजें कंसीडर हुई हैं। तो अब क्या करना है? अरे यार ये कुछ अलग ही पेज खोल दिया मैंने, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहीं कहीं पे था, ये रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंसीडर हो चुकी हैं।
अब सीधा सीधा क्या करना है भाई, क्लोजिंग करनी है हमें। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ये लो जी, ठीक है। अब देखना भाई ध्यान से, बैलेंसिंग फिगर निकालना है मुझे, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा भाई, मैं यहां का टोटल करूंगा सबसे पहले। तो देखो जी ध्यान से, सबसे पहले 70,000 प्लस 1,33,800 प्लस 70,000 प्लस 14,000 प्लस 1,750 प्लस 4,000, ठीक है। तो ये अपना टोटल कितना बनता है, टोटल बनता है 29,355,000, ठीक है। और यही टोटल उठा के यहां पे लिखते हैं 29,355,000। और यहां पे ये जो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए ना, ये वाला, ये मैं यहां पे फाइंड आउट करूंगा। तो देखते हैं कितना आता है। तो ये वाले सारे अमाउंट्स में लेस कर देता हूं 29,355,000 में से। तो माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 75600, माइनस करेंगे 4800 और माइनस करेंगे 7600, माइनस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 30,000। तो यहां पे बचा 149,550। अब बात यहां पे ये है कि भाई ये जो 149,550 है, ये कैसे आया होगा भाई, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का टोटल रहा होगा ना। अब लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें से 149,550 में से कैश इन हैंड कितना है भाई 25,600। तो मैं माइनस कर देता हूं 25,600। तो बाकी का बैलेंस जो बचा 1,23,950, ये क्या आ गया, ये आ गया कैश एट बैंक। तो इस तरीके से कैश एट बैंक निकल गया, ठीक है। तो भाई फोकस करना, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने जो है वो बना लिया है। इलिस्ट्रेशन 2 भी हमारा जो था कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था भाई इलिस्ट्रेशन 2। आगे यहाँ पे एक और इलिस्ट्रेशन हमें देखो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, एक और इलिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये भी हम लोग करते हैं भाई, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और देन हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो ध्यान से, इलिस्ट्रेशन 3 देखना आप ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम कैश अकाउंट ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो कह रहा है एक अकाउंटेंट्स क्लब नाम से एक एनपीओ है, और यहां पे हमने इसकी कुछ डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, और आप लोग क्या करो, इस डिटेल को यूज करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे एक बार इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसका मतलब हमारा जो साल है वो कौन सा है, 1920 है, क्योंकि वो बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को है। इसका मतलब हमारा साल जो है वो कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है। तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए हैं कैश और बैंक के। देन हमें रिसिप्ट्स दी हुई हैं। रिसिप्ट्स के अंदर देखो कितनी सारी चीजें हैं, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, जनरल डोनेशन है, लॉकर रेंट है, इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है, भाई कोई इन्वेस्टमेंट थी उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसका मतलब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेच के पैसा रिकवर हुआ, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड का मतलब पैसे का आना, तो पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, चैरिटी शो करके पैसा आ रहा है। चैरिटी के लिए हमने शोज किए थे, चैरिटी कलेक्ट करने के लिए मतलब हमने शोज किए थे और वहां से पैसा रिकवर किया। सेल फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के भी पैसा जोड़ा। फिर यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, देखो ध्यान से, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो भाई ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2020 को कैश और बैंक का। फिर पेमेंट्स दी हुई है, रेंट चला गया हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया हमने, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज यहाँ पे दे रखा है, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स यहाँ पे एक खर्चा है, एक फर्नीचर परचेज किया उसका खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, चैरिटी शो पे जो खर्चे हुए हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था, और फटाफट से बिना देरी के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 3, तो कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे, यहीं पे करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये है भाई अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 3, और यहाँ पे क्या बनाना है भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहां पे अब ध्यान रखना, पर्टिकुलर्स नहीं लिखूंगा, रिसिप्ट लिखूंगा, डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स। तो ये रिसिप्ट्स आ गई हमारी, यहां पे उनका अमाउंट,
यहाँ पे पेमेंट्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो भाई एक एक करके पोस्टिंग करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, ओपनिंग बैलेंस गिवन था कैश और बैंक का 1 अप्रैल 2019 को। तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैश और बैंक का यहाँ पे। तो टू बैलेंस बीडी और कैश और बैंक का अलग अलग बैलेंस हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कैश का बैलेंस कितना है और बैंक वाला अलग से यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को लिखेंगे यहाँ पे। तो अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कितना कितना है, 500 और 1000। ठीक है, 500 और 1000। तो यहाँ पे लिखा मैंने 500, यहाँ पे लिखा मैंने 1000। तो टोटल जो था वो 1500 यहाँ पे आउटर कॉलम में ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे देखो भाई, कैश के बाद हमें ना देखो रिसिप्ट दे रखी थी सारी की सारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिसिप्ट दे रखी है हमें सारी की सारी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी हमें रिसिप्ट्स यहाँ पे गिवन है। तो सारी की सारी ये जो चीजें हैं रिसिप्ट्स वाली, ये कहाँ पे आएंगी, डेबिट साइड पे आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन गिवन था, तो लिखते हैं भाई यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है भाई, अमाउंट भी एक बार चेक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था यहाँ पे 10,000। तो 10,000 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भाई। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है हमने कैश बुक से उठाई है। कहां से उठाई है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक। और कैश बुक से ये इन्फॉर्मेशन उठाई है, इसका मतलब ये कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की गई होगी कि नहीं की गई होगी भाई, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड की गई होगी। पैसा जब जब आया होगा तब तब तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा ना। तो इसका मतलब ये कैश बेसिस पे ही सारी इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो शब्दों को एनालाइज करना सीखना है, ठीक है, बातों को समझना है। तो भाई ये तो हो गया, सब्सक्रिप्शन तो हो गया। एंट्रेंस फीस भी 10,000 है, तो यहां पे लिखते हैं टू एंट्रेंस फीस। तो टू एंट्रेंस फीस भी 10,000 है। नेक्स्ट आइटम क्या है भाई, वो भी जरा चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी 10,000 है। तो यहां पे लिखते हैं टू लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कितना है भाई, ये भी 10,000 है। देन हमारे पास यहाँ पे जनरल डोनेशन है 10,000। डोनेशन माने रिसिप्ट, सिंपल सी बात है, पैसा आ रहा है, तो ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना हमें कि जनरल डोनेशन क्या हो गया मतलब। तो टू जनरल डोनेशन हमारे लिए तो भाई इनकम है, रिसिप्ट है मतलब, तो टू जनरल डोनेशन। और इसका अमाउंट भी एक बार जरा चेक कर लेते हैं भाई, जनरल डोनेशन का अमाउंट कितना था, ये भी 10,000 था। सारी चीजें 10,000 की, अभी तक तो सब कुछ 10,000 का ही था। देन आगे देखते हैं भाई, आगे है हमारे पास लॉकर रेंट, जो कि 4,000 रुपए है, और ये भी रिसिप्ट साइड पे दिया हुआ है। तो मतलब हमने अपने मेंबर्स को लॉकर प्रोवाइड किए होंगे और उसका हम रेंट चार्ज करते होंगे उन लोगों से। तो लॉकर रेंट का भी हमें जो है पैसा मिला। लॉकर रेंट कितना था, ये 6,000 रुपए था, 4,000। तो 4,000 लॉकर रेंट भी आ गया हमारा, तो ये आ गया 4,000। ठीक है, 4,000 रुपए का लॉकर रेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि 10,000 है। तो यहां पे मैं सीधा लिखूंगा टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब स्पेस कम है क्योंकि, तो टू इंटरेस्ट, ये भी 10,000 था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। आगे है भाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100 रुपीज। ठीक है, रद्दी बेच के 100 रुपए आ गए। तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100, 100 रुपए यहां पे आ गए। देन अगली आइटम क्या है भाई, अगली आइटम है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से पैसा आया 25,900। तो टू प्रोसीड्स फ्रॉम शो,
यहाँ चैरिटी शो 25,000 कितना था, 900 था, 900 था या 600 था यार मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं, 900 ही था, ठीक है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 200 रुपये, तो टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टू सेल ऑफ, यहां पे आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल 200, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिसिप्ट साइड की चीजें जो थी वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। अब और कोई रिसिप्ट साइड की चीज तो नहीं है हमारे पास। अब भाई आगे हमें क्या दिया हुआ, आगे हमें यहाँ पे ना क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं कैश और बैंक के, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले पेमेंट्स को कंसीडर करते हैं। पेमेंट्स में हमें रेंट दिया है, कितना दिया है, रेंट कितना दिया है, 6,000। इंश्योरेंस प्रीमियम भी 6,000 है, तो इन दोनों को लिखते हैं पहले। बाय रेंट यहाँ पे लिखते हैं 6,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो बाय इंश्योरेंस आएगा यहाँ पे, वो भी 6,000 आएगा। देन नेक्स्ट आइटम क्या है वो भी देख लेते हैं ज़रा भाई। उसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 4,000, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 4,000। तो यहाँ पे हमारा पैसा चला गया, ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है। आगे हमारे पास न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स है 1200 न्यूज़पेपर्स, यहाँ पे लिखते हैं बाय न्यूज़पेपर्स खरीदे हमने 1200 के। आप लोग पूरा नाम लिखना, ठीक है, मैं अभी स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फर्नीचर 10,000 रुपीज़ है, तो बाय फर्नीचर, फर्नीचर पे खर्चा हो गया, बाय फर्नीचर 10,000। देन आगे हमारे पास यहाँ पे सैलरीज है 14,500, तो बाय सैलरीज आ गया 14,500। उसके बाद है चैरिटी शो एक्सपेंसेस 4,000, बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये कितना था, ये 14,000 था, एक बार चेक भी कर लेते हैं 14,000 है या फिर 4,000 है, सॉरी यहाँ पे 4,000 आएगा, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये है 4,000, ठीक है। ठीक है जी, अब सारी चीजें हो गई हैं। लास्ट में हमें क्या दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था ना, तो उसको लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ पे जो बैलेंस मुझे गिवन था वो कैश और बैंक दोनों का यहाँ पे मुझे लिखना है, कैश का भी बैंक का भी। हालांकि कैश का तो दिया हुआ है, बैंक का दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 32,000 दिया हुआ है मुझे कैश का, तो मैं 32,000 लिख देता हूँ, 32,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये देखो। लेकिन बैंक का बैलेंस गिवन नहीं है, जितना भी इन दोनों का होगा वो बाहर आ जाएगा ना टोटल, तो मैं जगह छोड़ देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे टोटलिंग करूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। तो देखो भाई ध्यान से, तो टोटल करते हैं भाई। डेबिट साइड पे जो जो चीज़ें दी गई हैं इनका एक बार मैं टोटल लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे 1,500 दिया हुआ है, प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस दोबारा से 10,000 प्लस 4,000 प्लस दोबारा से 10,000 प्लस 100 प्लस 25,900 प्लस 200, ठीक है। तो ये 81,700 यहाँ पे टोटल आ गया। 81,700 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता हूँ। जो जो क्रेडिट साइड पे चीज़ें उनको लेस कर देते हैं। 81,700 में से 6,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 14,500 माइनस 4,000, ठीक है। तो ये अपने पास आना चाहिए यहाँ पे 36,000 आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर। अब बात यहाँ पे एक, ये 36,000 जो है ये कैश और बैंक का टोटल होना चाहिए ना, कैश और बैंक का टोटल। भाई 36,000 में से 32,000 तो कैश है, तो बाकी का 4,000 क्या हुआ, बैंक हुआ ना। तो इस तरीके से बैंक का बैलेंस निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा इलिस्ट्रेशन 3 था ये, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया है भाई कंप्लीटली, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ज़्यादा यहाँ पे अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा जो डाउट्स हैं वो आगे जाके क्लियर होंगे।
अगर किसी बच्चे को इक्का दुक्का डाउट रह गया है तो वो जो है क्वेश्चंस करते करते आगे जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब भाई इतना होने के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो इलिस्ट्रेशंस थे वो तो खत्म हो चुके हैं, 3 ही इलिस्ट्रेशंस थे यहाँ पे और तीनों खत्म हो गए। यहाँ पे पेज नंबर 1.4 पे ना ये थ्योरी लिखी हुई है, देखो ये सारी थ्योरी है। तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आज ही की क्लास में, इसको मैं जो है रीड करवा दूंगा। लेकिन अभी हम रुकेंगे, ठीक है, अभी हम रुकेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें दोनों चीजें समझ में आए कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है दोनों में, ताकि हमें अंतर समझ में आए। जब वो अंतर समझ में आएगा ना तब ये थ्योरी जो है वो पढ़ी जाएगी ढंग से, ठीक है, तब वो समझ में आएगी थ्योरी, अदरवाइज थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो काफी सारी थ्योरी लिखी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, तो अभी मैं ये कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, अभी मैं इसको बिल्कुल पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बाद में पढ़वाऊंगा सब कुछ। अभी हम एक काम करते हैं, सीधा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ, ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा इलिस्ट्रेशन 4 निकालना है भाई अपने को, ठीक है, सीधा सीधा इलिस्ट्रेशन 4 निकालना है और बाकी का काम इसी में सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। निकाल लो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 4। और क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई नीचे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है, यही हमारा सवाल है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, तो देखो मैं ना आपको ना इजीली समझा देता हूँ, इजीली। आप लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था आप लोगों ने। वहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अब वो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको याद करो जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते थे, याद होगा आपको, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते थे, क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती थी, इनकम्स और गेन्स आते थे, याद है आपको ये, ठीक है ना। जो P&L अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, वहां पे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते थे, क्रेडिट साइड पे जो है इनकम्स और गेन्स आते थे। अब भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी वही है, बस नाम चेंज हो गया, ठीक है, बस नाम चेंज हो गया, ठीक है। मतलब यहां पे भी डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे, यहां पे भी क्रेडिट साइड पे इनकम्स और गेन्स आएंगे, मतलब सेम है, एकदम एकदम सेम है, ठीक है, एकदम सेम है। अगली बात आपको ये भी याद होगा कि वो जो हम P&L अकाउंट बनाते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अक्रूवल बेसिस पे बनता था। जिस बच्चे ने अच्छे से वो पढ़ा होगा 11th क्लास में उसको पता होगा अक्रूवल बेसिस क्या होता है। नहीं भी पता तो भूल जाओ, ठीक है, मैं करा दूंगा अभी। अगर नहीं पता ना तुम लोगों को तो टेंशन मत लो, ठीक है, अभी हो जाएगा। वैसे ज्यादातर बच्चों को जो मेरे पास पढ़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि अक्रूवल बेसिस क्या होता है, ठीक है। और P&L अकाउंट जो था वो अक्रूवल बेसिस पे ही बनाया जाता था, ठीक है ना, अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता था। तो इसका मतलब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये भी अक्रूवल बेसिस पे ही बनाया जाएगा, सिंपल, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। अगली बात, ये भी अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है जैसे वो अक्रूवल बेसिस बनाया जाता था, मतलब सेम टू सेम P&L अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है ये हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने अभी बातें आपको समझाई है इन बातों को आप माइंड में रखना और हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बाद में हम जो है वो थ्योरी वगैरह जो थी ना वो भी मैं आपको पढ़वा के दूंगा, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो चीजें दी गई है उनको एक बार जस्ट मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट रीड आउट करेंगे कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, मैं एक बार पढ़वा देता हूं। यहाँ पे हमें फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 3,80,000, इस तरीके से फर्स्ट आइटम दी गई है। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि हमने फीस कलेक्ट की है, हमें फीस कलेक्ट हुई है अपने मेंबर्स से, हमने फीस कलेक्ट की होगी, हमारा NPO है ना, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारी, तो हमने अपने मेंबर्स से फीस कलेक्ट की होगी, हमारी क्या है, रिसिप्ट है ना, वो इनकम है ना हमारी वो। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो फीस हमने कलेक्ट किया वो टोटल कितनी है, टोटल तो वो 3,80,000 है, लेकिन फिर वो बता रहे हैं कि इसमें ना इंक्लूड हो रखे हैं 80,000 वो वाले जो कि पिछले साल के थे। वो कह रहे हैं 3,80,000 में 80,000 वो वाले हैं जो कि पिछले साल के थे। 3,80,000 हमें जो है वो टोटल इस साल रिसीव हुआ है, लेकिन इसमें से 80,000 वो वाले हैं जो कि पिछले साल के थे। तो इसका क्या करना है वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, अभी हम समझ नहीं रहे हैं कुछ भी, ठीक है, सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की ले रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है।
अगली चीज देखना भाई, अगली चीज यहाँ पे है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अब वो बोल रहा है इस साल की भी कुछ फीस बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक रिसीव ही नहीं हुई। कितनी? 10,000। तो मतलब ये जो फीस की बात है, पॉइंट 1 में भी फीस की बात थी, पॉइंट 2 में भी फीस की बात है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ध्यान देना भाई साहब, ध्यान देना। तो साथ के साथ मैं इसको साफ करता जाता हूं, क्योंकि मुझे समझाते टाइम भी बार बार इसको जो है अंडरलाइन करना पड़ेगा उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करते हैं। आगे देखो भाई, तो मतलब अभी तक की बात देख लो दोबारा से। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इस साल हमें फीस कितनी कलेक्ट हुई है? 3,80,000। 3,80,000 में से 80,000 तो वो है जो पिछले साल की थी, और इस साल की 10,000 अभी भी बकाया है, जो कि हमें मिली ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे पढ़ लेते हैं और साथ साथ देखते रहना। तुम लोग क्या किया करो ना, देखो जब तुम पढ़ते हो तो लंबी लंबी वीडियोस होती है, तो तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए कि भाई हर 15-20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद जब भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, वीडियो को पॉज करके पूरा एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहिए वहां तक का, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ डाउट आते तो वीडियो को रिवाइंड करके वहां पे देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे लगातार बैठ के वीडियो ही देख रहे हैं, क्योंकि उससे फिर एक्यूरेसी नहीं होगी, उससे जो है ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बातें मतलब माइंड में रिटेन हो, क्लास देखते टाइम ही रिटेन हो जाए, मतलब ठीक है, टाइम सेव होता है ना इससे। आगे देखो, आगे यहां पे दिया गया है कि सैलरीज पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सैलरीज पेड कितना है? वो कह रहे भाई 28,000 की हमने सैलरी पे की है इस साल, लेकिन वो कह रहे हैं इस 28,000 में ना 3,000 तो वो वाले इंक्लूड कर रखे हैं हमने जो कि पिछले साल की सैलरी थी। मतलब पिछले साल कुछ सैलरी देना भूल गए थे हम लोग, हमने नहीं दी थी, मतलब ठीक है। आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की 3,000 की सैलरी, और हमने 3,000 जो है इस साल पे किए हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल जो 28,000 पे किए हैं उसमें से 3,000 तो पिछले साल के, 3,000 तो पिछले साल के। आगे फिर सैलरी से रिलेटेड ही आगे फिर एक और बात बोल रहा है वो कह रहा है भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कह रहे हैं इस साल के अंत में भी सैलरी बकाया रह गई है, कितनी? 1,000 रुपए। मतलब इस साल की भी सैलरी बकाया है, ठीक है ना। इस साल की भी सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपए। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो थे ये सैलरी से रिलेटेड ही है, ठीक है। दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं ये सैलरी, सॉरी ये वाले दोनों पॉइंट्स थोड़ी ना थे, ऊपर वाले थे ना। तो मतलब कौन कौन से दोनों पॉइंट्स? ये वाले दोनों पॉइंट्स ये सैलरी से रिलेटेड ही हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो अगली बातों को यहाँ पे देख लेते हैं जरा। आगे हमें यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, खर्चा एक, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है, मीटिंग एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो ये सारे खर्चे हैं हमारे। आगे है परचेज ऑफ बुक्स वगैरह, हमने बुक्स खरीदी है, ठीक है जी, बुक्स खरीदी है। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, अब ये पीरियोडिकल्स क्या होता है ये आपका होमवर्क है, वैसे आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पीरियोडिकल्स क्या होता है। 10th तक में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बताना ये पीरियोडिकल्स क्या होता है भाई, गूगल करो, ठीक है। मुझे बताओ पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट्सएप करो भाई मुझे, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे ही करेंगे, एक दो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना वही व्हाट्सएप करेंगे, और बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सब देखेंगे, ठीक है, वीडियो देखेंगे बस, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे। तो परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है। तो भाई बुक्स खरीदी है हमने, इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है। वो कह रहा है टोटल हमने बुक्स और पीरियोडिकल्स जो खरीदे हैं वो कितने के हैं भाई, 29,000 के। और वो कह रहे हैं इस 29,000 में 19,000 तो जो है वो क्या है, वो बुक्स का खर्चा है। तो बाकी का जो 10,000 है वो पीरियोडिकल्स का है, पीरियोडिकल्स का है। पीरियोडिकल्स है ना कंज्यूमेबल आइटम होती है, कंज्यूमेबल आइटम होती है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं यहां पे आपको दिखा पाऊं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा एग्जांपल, 1 मिनट आप रुकना, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको पीरियोडिकल्स में यहां पे ना थोड़ा विजुअलाइज करा पाऊं मैं। तो 1 मिनट के लिए रुकेंगे भाई, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। कि पीरियोडिकल्स क्या होते हैं।
आप लोगों ने दुकानों पे देखा भी होगा। मैं आप एक काम करता हूँ ना, मैं आपको पिक्चर्स ही दिखा देता हूँ ना, आपको पिक्चर्स देख के ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको 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 रुको। और मुझे आपको जो दिखाना है वो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, मुझे जो दिखाना है वो, रुक जाना ज़रा, ठीक है अब दिखेगा। चलो, तो यहाँ पे देखो आपको ना, यहाँ पे ये देखो, ये इस टाइप के जो ये मैगजीन्स होती है ना, मैगजीन्स आपको दिख रहा होगा, ये मैगजीन्स होती हैं। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो छोटी सी फोटो है आपको, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा। देखो इस टाइप से ना मैगजीन्स आपने शॉप्स पे देखी होंगी, काफ़ी शॉप्स पे आपको देखो इस टाइप से, ये देखो कितनी सारी मैगजीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैगजीन्स हैं, ठीक है। तो पीरियोडिकल्स का मतलब सिंपल शब्दों में मैगजीन, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ भाई अपने स्टूडियो के अंदर, ये लो जी, ठीक है। चलो जी, तो पीरियोडिकल्स का मतलब क्या है? पीरियोडिकल्स का मतलब है मैगजीन, मैगजीन। अच्छा, बुक्स और पीरियोडिकल्स में क्या कोई फर्क होता है क्या? तो हाँ भाई, बहुत फर्क होता है। बुक्स जो होती है ना वो कैपिटल एसेट होती है, बुक्स जो होती हैं वो सालों साल चलती हैं। क्या बुक्स के अंदर जो चीज लिखी होती है क्या वो पुरानी हो जाती है टाइम के हिसाब से? क्या वो इररेलेवेंट हो जाती है टाइम के हिसाब से? ऐसा होता है क्या? बुक्स में जो चीज लिखी होती है क्या वो इररेलेवेंट हो जाती है टाइम के हिसाब से? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 मिनट, ये फोन बीच बीच में, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। तो इसका मतलब बुक्स में जो चीजें लिखी होती है, मैं बोलता हूं आप एक अकाउंट्स की बुक उठा के लाए, क्या वो अगले साल वो बेकार हो जाएगी क्या? या अगले 10 साल बाद क्या वो बेकार हो जाएगी क्या? नहीं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो नॉलेज है वो सालों साल सेम ही रहेगी, वो नॉलेज जो है वो सेम ही रहेगी। लेकिन जो मैगजीन्स होती हैं वो कैसे, वो न्यूज़पेपर टाइप की होती हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर एक ही टाइप के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर एक ही टाइप के होते हैं, मतलब वो कंज्यूमेबल आइटम है। जैसे जैसे न्यूज़पेपर क्या होता है, एक टाइम के बाद रद्दी बन जाता है। आज का न्यूज़पेपर आज का काम का है, लेकिन वो कल रद्दी होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज में पीरियोडिकल्स के साथ होती है, मैगजीन्स के साथ होती है। आज की मैगजीन आज की है, कल कल वो क्या हो जाएगी, रद्दी बन जाएगी। वो कंज्यूमेबल आइटम है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है। वो मेरा एसेट नहीं है। बुक्स मेरा एसेट होता है, बुक्स क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति होती है हमारी। लेकिन पीरियोडिकल्स संपत्ति नहीं है, ये खर्चा है। जैसे न्यूज़पेपर अपना खर्चा होता है, न्यूज़पेपर कोई अपना, मैंने न्यूज़पेपर परचेस किया, क्या वो मेरा एसेट है क्या? कोई नहीं। आज का न्यूज़पेपर आज ही काम में आएगा, कल वो वेस्ट हो जाएगा। तो सेम चीज पीरियोडिकल्स के साथ होती है भाई, ये आज ही आज के लिए है, कल ये वेस्ट हो जाने वाले हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये कंज्यूमेबल आइटम है, ये कंज्यूमेबल आइटम है, ठीक है। ये एसेट नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसने बताया कि हमने ना टोटल 29,000 रुपए का खर्चा किया है बुक्स और पीरियोडिकल्स पे, और इस 29,000 में से 19,000 तो बुक्स का है, और बाकी का जो 10,000 है वो पीरियोडिकल्स का है, ठीक है, इस टाइप से। आगे फिर वो बोल रहे हैं भाई हमने रेंट पे किया है 10,000 रुपए, पोस्टेज एंड टेलीफोन का खर्चा हुआ हमारा। ये सारे खर्चे आपने जो है 11th क्लास में भी देखे होंगे, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीग्राम, ये सब खर्चे, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया। डोनेशन हमें रिसीव हो रही है 20,000 रुपए, ठीक है। तो बस इतना ही था क्वेश्चन, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, मैंने एक बार इन्फॉर्मेशन आपको रीड करके यहाँ पे बता दी है। अब एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके सारी की सारी बातों को जो है और ज्यादा अच्छे से समझना है हमको। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रिपरेशन। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई? इलिस्ट्रेशन नंबर है 4, इलिस्ट्रेशन नंबर है 4, और हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पे अपने पास देखो डेबिट साइड पे ना एक्सपेंसेस आएंगे, तो डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। यहां पे आ जाएगा अमाउंट, और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आएंगी यहाँ पे।
तो यहां पे लिखेंगे इनकम्स, इनकम्स, और यहां पे आ जाएगा अपना अमाउंट। ठीक है, ये आ गया अमाउंट। तो भाई ये अपना फॉर्मेट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, भाई सिमिलर टू पी एंड एल अकाउंट है, एकदम पी एंड एल अकाउंट की कॉपी मान लो इसको। ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आएंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम्स एंड गेन्स आएंगे, अक्रूवल बेसिस पे बनेगा, मतलब सेम टू सेम पी एंड एल अकाउंट ही है। तो चलो जी शुरू करते हैं। पहली आइटम क्या गिवन थी, लाइन वाइज सारी चीजों को, लाइन वाइज जो है वो पोस्ट करेंगे सारी चीजों को। पहली आइटम क्या थी, फीस कलेक्टेड, फीस कलेक्टेड। सबसे पहले तो ना चीज को पढ़ के ये सोचो, ये इनकम है या एक्सपेंस है? भाई ये इनकम है, फीस कलेक्टेड, पैसा कलेक्ट हो रहा है, इनकम है, सिंपल सी बात है। वो कह रहा है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। इसको मैं एक मिनट, चलो, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, उसने ये बात बोली है यहाँ पे। वो कह रहा है जो फीस कलेक्ट हुई है ना उसमें से 80,000 पिछले साल का है, और फीस कितनी कलेक्ट हुई है वो बता रहा है भाई 3,80,000, 3,80,000। अगली बात सुनना ध्यान से, फीस से ही रिलेटेड अगली बात है। वो कह रहा है भाई फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, वो कह रहा है इस साल की 10,000 फीस बकाया भी रह गई। अब मैं ये पूछता हूं कि अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इस साल की कितनी फीस बनती थी, इस साल की, करंट ईयर की? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे जो ये खाता बनाना है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है भाई साहब, अक्रूवल बेसिस पे बनता है। इसका मतलब जो खर्चा इस साल से रिलेटेड है वही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एक्चुअल में पे हुआ या नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, उससे पेमेंट हुई भी है या नहीं हुई फर्क नहीं पड़ता। इस साल का खर्चा है तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। सेम चीज इनकम्स पे अप्लाई होती है, जो इनकम इस साल से रिलेटेड है उसको इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे एक्चुअल में रिसीव हुई भी है या नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मेरा सवाल यह है कि भाई इस साल का जो फीस है, इस साल की जो फीस है वो कितनी थी? तो देखो भाई ध्यान से, इधर देखना ध्यान से। भाई क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, यहीं पे लिखता हूं मैं। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि भाई टोटल हमें 3,80,000 रिसीव हुए हैं फीस के। देखो यही तो बोला है, वो कह रहा है फीस कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, कलेक्ट हो गई है ना, इंग्लिश तो आती है ना आप लोगों को, कलेक्टेड हो गई है, कलेक्ट थर्ड फॉर्म है। ठीक है, 3,80,000 कलेक्टेड है, कलेक्ट हो गए हैं। अब वो कह रहा है इसमें से ना 80,000 पिछले साल के, 80,000 पिछले साल के, अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। इस साल इसी साल का खर्चा लिखूंगा, तो जो 80,000 है वो तो पिछले साल का है ना, उसको हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगली बात वो कह रहा है इस साल का 10,000 और बाकी है अभी जो हमने पे नहीं किया, जो कि इस 3,80,000 में नहीं जुड़ा हुआ, सॉरी अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, इनकम है ना हमारी। ठीक है, तो इस साल का वो कह रहा है अभी भी फीस जो आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये अभी तक जो रिसीव ही नहीं हुई है हमको, अभी हमारे पास ये पैसे आए नहीं है, लेकिन बनते तो इसी साल के हैं कि नहीं है तो इसी साल के ना, तो इसी साल रिकॉर्ड करूंगा अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। तो 10,000 ये वाले जोड़ दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली 70,000 लेस करेंगे 3,10,000। ठीक है, तो इतने की फीस में रिकॉर्ड करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दोबारा सुन लो एक बार क्या हुआ है यहां पे। मैं कह रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पी एंड एल अकाउंट की कॉपी है। ये जो है डेबिट साइड में यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स लिखे जाते हैं, और सब कुछ जो है अक्रूवल बेसिस पे किया जाता है। अब मुझे सवाल में बताया गया कि मुझे इस साल फीस कलेक्ट हुई है 3,80,000, मतलब 3,80,000 मुझे कलेक्ट हो गए। ठीक है, मेरे पास पैसा आ गया, और वो जो 3,80,000 मेरे पास आए ना, उसमें से 80,000 तो पिछले साल के बाकी रह गए थे, वो वाले आए हैं। तो वो 80,000 जो पिछले साल के बाकी रह गए थे इस साल मिल गए, वो पिछले साल के थे ना, इस साल के तो नहीं है ना वो। तो पिछले साल का जो इनकम है वो पिछले साल लिखूंगा, इस साल थोड़ी ना लिखूंगा अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इस साल सिर्फ इसी साल की इनकम्स को लिखना है, तो इसका मतलब मैं ये 80,000 को हटा दूं कि ना हटा दूं, तो हटा दिया मैंने। अगली बात, क्वेश्चन में बताया कि अभी इस साल की ना कुछ फीस आउटस्टैंडिंग है, कितनी, 10,000 रुपए। इस साल के 10,000 अभी बाकी है जो कि मिले नहीं है हमको, तो इसका मतलब वो 10,000 इसी साल के थे कि नहीं थे? हाँ इस साल के थे। वो 3,80,000 में जुड़े थोड़ी ना हुए थे। 3,80,000 क्या है, फीस जो एक्चुअल में कलेक्ट हुई है वो है, और ये 10,000 अभी तक मिले ही नहीं है हमको, तो मैंने ये भी जोड़ दिए। तो टोटल मतलब हमें कितना पैसा इस साल का मिलना चाहिए था, जो इसी साल से रिलेटेड फीस होनी चाहिए थी हमारी, वो कितनी बननी चाहिए थी, 3,10,000। तो इसी को मैं रिकॉर्ड करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, तो इनकम साइड पे लिखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं बाय फीस कलेक्टेड, बाय फीस कलेक्टेड, और यहां पे ब्रैकेट में हम कैलकुलेशन शो करेंगे कि भाई 3,80,000 रुपए जो थे ये हमें टोटल रिसीव हुए थे, लेकिन इसमें से 80,000 क्योंकि पिछले साल के थे तो हमने हटा दिए, और 10,000 जो इस साल के थे वो अभी रिसीव ही नहीं हुए, तो वो अब हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो टोटल 3,10,000 रुपए हमें जो है फीस यहां पे होनी चाहिए थी ना, रिसीव होनी चाहिए थी,
हुई है या नहीं हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं, ना कि कैश बेसिस के हिसाब से, ठीक है। तो लो जी, पहला पंगा तो हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। वो बोल रहा है सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3000 फॉर द प्रीवियस ईयर। वो कह रहा है 28,000 रुपए की हमने सैलरी पे की है, जिसमें से 3,000 है ना पिछले साल की रह गई थी, बाकी थी, वो पे कर दी हमने इस साल। और वो कह रहा है इस साल की भी कुछ सैलरी बाकी रह गई है, 1,000 रुपए जो हमने अभी तक पे ही नहीं किए, पे ही नहीं किए। दोबारा देख लो, 28,000 रुपए हमने टोटल पे कर दिए, पे कर दी है, ये पैसा चला गया, 28,000 चले गए। लेकिन इस साल ये जो 28,000 गए ना, इसमें से 3,000 तो पिछले साल से रिलेटेड थे, तो जो पिछले साल से रिलेटेड खर्चा है उसको इस साल थोड़ी ना लिखूंगा, इस साल तो इसी साल का खर्चा लिखूंगा। तो वो 3,000 जो पिछले साल से रिलेटेड मैंने इस साल पे किया उसको मैंने हटा दिया। अगली बात, इस साल की भी कुछ सैलरी देखो बकाया रह गई है जो कि मैंने पे नहीं की, 1,000 रुपए। अब थी तो इसी साल की ना, चाहे पे की है या नहीं की उससे फर्क नहीं पड़ता, ड्यू तो इसी साल में हो गई कि नहीं हो गई, तो इसी साल से रिलेटेड है कि नहीं है, इसी साल से रिलेटेड है, तो इस साल में जोड़ना चाहिए। तो मतलब इस साल की सैलरी बनती कितनी थी, 26,000, तो 26,000 रिकॉर्ड करूंगा, बात खत्म, ठीक है। अब ये खर्चा है तो एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा, टू सैलरी, और ब्रैकेट में लिखेंगे 28,000 हमने जो है पे कर दी है, जिसमें से 3,000 पिछले साल की थी तो वो हटा दी मैंने, और 1,000 इस साल की बाकी रह गई है। तो इस साल की बनती कितनी थी, 26,000। इस साल की सैलरी बनती कितनी थी, 26,000। अक्रूवल बेसिस के हिसाब से लिखना है ना मुझे, तो इस तरीके से ये हो गया। आगे देखो, आगे अब हमें लगातार ये कुछ खर्चे दिए गए हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो ये फटाफट लिख देते हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 3,000, तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000। आप लोग एब्रीवेशंस का यूज मत करना, मैं तो कर रहा हूं यहां पे। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है वो 12,000 के, टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 का ये खर्चा हो गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस। देन मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000 रुपए के मीटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस ही है ना, तो डेबिट साइड पे आएंगे, टू मीटिंग एक्सपेंस 18,000। देन नेक्स्ट क्या है भाई वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ट्रेवलिंग एक्सपेंस 6,000, तो टू यहां पे आ जाएगा भाई साहब ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 6,000। देन भाई आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं जरा आगे। अच्छा, अब आगे मेन पॉइंट, अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पर आ गए भाई। वो कह रहा है हमने ना बुक्स और पीरियोडिकल्स खरीदे हैं, देखो परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। तो भाई 29,000 रुपए का टोटल खर्चा किया है हमने बुक्स और पीरियोडिकल्स खरीदने पे, और उसने बता रखा है कि इसमें ना 19,000 वो वाले हैं जो कि बुक्स के लिए स्पेसिफिकली हमने खर्चा किया था, बुक्स के लिए, ठीक है, बुक्स के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी भी एक चीज समझाई थी कि बुक्स क्या होता है, बुक्स तो हमारा एसेट होता है, एसेट होता है, ठीक है, एसेट होता है। आपको P&L अकाउंट तो याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको याद होगा ना। मैं बोलता हूं कि मैंने एक मशीनरी खरीदी, तो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री करते थे उसकी, याद करो जरा। मैं बोलता हूं मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की मैंने, तो आप कभी भी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री करते थे, नहीं करते थे। आप बैलेंस शीट में उसको ऐड करते थे मशीनरी के अंदर, मैं याद दिला देता हूं आपको, आप बैलेंस शीट में मशीनरी में ऐड कर देते थे उसको, ठीक है, ऐसा ही करते थे आप, ठीक है। अब बात यहां पे ये है कि समझना ध्यान से, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे रिवेन्यू एक्सपेंसेस आते थे और रिवेन्यू इनकम्स आती थी। कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते थे वो सीधा बैलेंस शीट में डील किए जाते थे, और सिमिलरली कैपिटल इनकम्स भी बैलेंस शीट में डील की जाती थी। तो सिमिलरली मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो है ही P&L अकाउंट, यही बताया ना मैंने आपको। तो इसका मतलब यहां पे भी सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, और आपको पता है कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको। रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिससे ना कोई फिक्स्ड एसेट बढ़े ना कोई लायबिलिटी घटे। तो भाई बुक्स जो है वो एक फिक्स्ड एसेट है,
ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस वो होते हैं जिससे कोई फिक्स्ड एसेट बढ़ जाए या लाइबिलिटी घट जाए, तो बुक्स आर फिक्स्ड एसेट्स, बुक्स आर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो बुक्स खरीदने से फिक्स्ड एसेट बढ़ गए तो कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस को क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैं बोलता हूं मैंने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा तो वो जो खर्चा हुआ, क्या उस खर्चे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब भाई बुक्स पे जो खर्चा हो रहा है ना 19,000 का, ये तो मैं नहीं लिखूंगा, ये तो मैं नहीं लिखूंगा, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। और बाद में अभी आगे जाके हम फुल फ्लेज क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे आपको टोटल ट्रीटमेंट समझ में आएगा कि बैलेंस शीट में कहां पे क्या क्या चीज डील हो रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां पे क्या क्या चीज डील हो रही है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी तक जितना समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। पहले बुक्स कैपिटल एसेट है, बुक्स पे अगर मैं खर्चा करता हूं तो वो कैपिटल एसेट है। मेरे फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहे हैं उससे, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है भाई 11th क्लास की कॉपी खोल के रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब भाई बुक्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंस है, उसको मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही आते थे, कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं आते थे। वहां पे रेवेन्यू इनकम्स ही आती थी, कैपिटल इनकम्स नहीं आती थी। तो सिमिलरली वही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होगा। अब बात यहाँ पे ये कि ये जो पीरियोडिकल्स होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई ये मैगजीन्स होती है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर होता है, और ये जो है एक दिन बाद ही ये पुराना हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, एक ही दिन बाद ये रद्दी बन जाता है, रद्दी, ठीक है। ये कंज्यूमेबल आइटम है, तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। 10,000 का खर्चा हुआ है पीरियोडिकल्स पे, तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसको तो लिखूंगा ना एक्सपेंडिचर साइड पे। तो 2 पीरियोडिकल्स, 10,000। तो बुक्स वाला खर्चा नहीं लिखना, वो बैलेंस शीट में जाएगा सीधा, ठीक है। और बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा, कैसे जाएगा, धीरे धीरे समझेंगे, धैर्य बना के रखो, ठीक है, धैर्य, ठीक है, आराम से। आगे देखो भाई, रेंट पे किया है 10,000 रुपए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खर्चा हो रहा है तो टू रेंट कर देते हैं यहाँ पे 10,000 रुपए, टू रेंट यहां पे आ गया 10,000 रुपया। आगे देख लेते हैं भाई, आगे है यहाँ पे पोस्टेज एंड टेलीफोन, तो ये भी आपको पता है भाई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में भी लिखते थे ना आप लोग। तो 2 पोस्टेज एंड टेलीफोन 15,000, तो 2 पोस्टेज एंड टेलीफोन यहां पे आ गया 15,000। नेक्स्ट आइटम क्या है भाई, उसको भी देख लेते हैं जरा। तो रेंट पेड हो गया, पोस्टेज एंड टेलीफोन हो गया, उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपए, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी खर्चा है रेवेन्यू नेचर का। तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। और लास्ट आइटम है डोनेशन रिसीव्ड, जो कि इनकम होती है, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड दे रखा है 20,000 रुपए, ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड कितना है 20,000, तो ये हमारी इनकम होती है, तो ये हमारा रिसिप्ट साइड पे चला जाएगा। बाय डोनेशंस 20,000, बाय डोनेशंस 20,000। अब देखो सारी की सारी एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। अभी मैं ना इसको बैलेंस करने से पहले एक बार दोबारा से एक चीज आपको समझा देता हूं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही कॉपी होता है। आपको जस्ट 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से सारी एंट्री करनी है, ठीक है भाई, पहली बात, सारी एंट्रीज अक्रूवल बेसिस के हिसाब से करनी है। दूसरी बात सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम नहीं आएंगे, ठीक है। और वो रेवेन्यू नेचर के कैपिटल एक्सपेंसेस और इनकम क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता ना, प्लीज कॉल कर लेना, कॉल पे समझा दूंगा बहुत इजीली, ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। लेकिन मैं देख रहा हूं बच्चे डाउट्स पूछते नहीं है, ठीक है भाई, डाउट पूछ लिया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। तो मुझे ज्यादा टोटल लग रहा है क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल 3,30,000 है, तो यहां पे लिखते हैं 3,30,000, 3,30,000। और मैं यहाँ पे जो है मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता हूँ जरा यहाँ पे। तो देखो भाई 3,30,000 में से माइनस करते हैं 26,000, माइनस करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 18,000,
माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे फिर से 10,000, माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 4,000, तो ये हो गया 2,26,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब याद करो, मैंने आपको क्या बोला कि ये पी एंड एल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पी एंड एल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होता था वो क्या होता था, या तो नेट प्रॉफिट होता था या नेट लॉस होता था, यही होता था ना, प्रॉफिट या लॉस निकलता था ना। तो यहां पे भी सेम चीज होगी, बट यहां पे ना ये एनपीओ है, तो हम प्रॉफिट या लॉस शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे सरप्लस या डेफिसिट शब्द का यूज करेंगे, सरप्लस या फिर डेफिसिट, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा था इसीलिए यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकली है। तो ये क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती, ये क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मैं प्रॉफिट तो नहीं लिखता, इसको मैं क्या लिखूंगा, टू सरप्लस, सरप्लस। मान लो अगर यहां पे आता बैलेंसिंग फिगर तो उसको लिखते बाय डेफिसिट, डेफिसिट लिखते उसको ऐसे करके, ठीक है। बट यहां पे अभी ऐसा कुछ है नहीं तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो भाई ये अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 4 था। आपको कुछ कुछ बातें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे, मतलब पूरी, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने बनाना सिखाया था 11th क्लास के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं वो आपको रिवाइज ये कराता रहूंगा, क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं आपको, तो धीरे धीरे आपको सारी बातें याद आती जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको बेसिकली सारी बातें बेसिक तो समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, मैं प्रैक्टिस आपको करवाता रहूंगा तो आपको अच्छे से होता रहेगा। और यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है एक बार मैं देख लूँ जरा। अच्छा, आगे बैलेंस शीट है सीधा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक ही इलिस्ट्रेशन था जो कि हमने कर लिया है। अब आगे बैलेंस शीट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। अभी हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, ठीक है, थ्योरी। तो पेज नंबर 1.4 पे आ जाओ पहले तो, ठीक है। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या दे रखा है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में यहाँ पे हमें कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहले नेचर, तो भाई मैंने भी आपको बता रखा है ये कैश अकाउंट की कॉपी है, ठीक है, कैश अकाउंट की कॉपी है। ये रियल नेचर का होता है, ठीक है ना। एसेट का कोई भी अकाउंट जो है वो रियल नेचर का होता है, ये एसेट का खाता हुआ ना, कैश अकाउंट की कॉपी है। कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है कि नहीं होता, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एसेट होता है ना। तो इसका मतलब ये रियल नेचर का हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई रियल नेचर का हुआ। देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा है भाई इट इज एन एसेट अकाउंट, ये एक एसेट का खाता है, हमें भी पता है ये एसेट का खाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कैश अकाउंट है भाई ये, ठीक है, एसेट का खाता है ये। आगे यहाँ पे लिखा है इट बीइंग अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। तो वही बात है कि भाई कैश और बैंक बैलेंस का जो है ये समरी है, मतलब ये कैश और बैंक अकाउंट ही है एक तरीके से, बात खत्म, ठीक है। आगे है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कि भाई ये कैश बेसिस पे पढ़ाया जाता है, मतलब जो इनकम एक्चुअल में रिसीव हो रही है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में पे किए हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, करंट अकाउंटिंग ईयर में अगर हमने वो खर्चा किया है तो उसको रिकॉर्ड करना ही है, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, अगर करंट अकाउंटिंग ईयर में रिसीव हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी है, इसको पढ़ना। आगे है कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अच्छा, यहाँ पे नेचर का कोई लेना देना नहीं है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर की इनकम हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की, फर्क पड़ता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर वाली बात है ये पी&एल अकाउंट में हम जो है वहां पे कंसीडर करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर करेंगे हम, बट यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता खर्चा कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था अभी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसने लिखा था बुक्स परचेज्ड, और मैंने आपको क्या बोला, बुक्स तो एसेट है, बुक्स तो एसेट है ना, तो उसको नहीं लिखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, चाहे कैपिटल नेचर का खर्चा हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, भाई रिकॉर्ड करना है, बस बात खत्म, ठीक है। पैसा अगर गया है तो जाने की एंट्री करनी है, अगर आया है तो आने की एंट्री करनी है। सिमिलरली यहाँ पे देखो और भी चीजें थी, इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल नेचर का खर्चा था। फिर किसी क्वेश्चन में हमने शायद फर्नीचर खरीदा था, अगले क्वेश्चन में फर्नीचर था, ठीक है, तो वो भी कैपिटल नेचर का था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं उससे कोई फर्क हमें पड़ता ही नहीं है। चलो जी आगे देखो, पीरियड, इट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर इट रिलेट टू करंट, प्रीवियस और सक्सीडिंग, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। भाई इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो।
प्रोवाइडेड वो इसी साल में इनकम रिसीव हो जानी चाहिए और इसी साल में वो खर्चा हो जाना चाहिए। एक्चुअल में वो अगर वो खर्चा इस साल हुआ है, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल में रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल में अगर वो इनकम रिसीव हो गई है तो वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल में रिकॉर्ड करेंगे। आगे है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। तो भाई ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ दिस अकाउंट शोज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इन द बिगिनिंग, वही फालतू की बातें। ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करते हैं, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक शो करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड income received in advance and depreciation are not made in this account as it is maintained on cash basis। वही बात है, वो कह रहा है भाई कैश बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग होती है, इसलिए जो एडजस्टमेंट करनी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, अक्रूड एक्सपेंस की, ये सब नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी मैंने आपको एडजस्टमेंट कराई थी, जो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने आपको करवाया था। कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई साहब, यहीं पे था ना, ये तो बैलेंस शीट आ गई, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे था शायद, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, क्या समझाना था वही भूल गया मैं समझाना था, अच्छा एडजस्टमेंट समझानी थी ना मुझे, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे देखो हमने एडजस्टमेंट्स की थी, ये देखो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह की एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये देखो वो कह रहा है भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो कैश बेसिस पे बनाया जाता है ना, इसलिए वहां पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आगे है पर्पस। द पर्पस इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसको बनाने का पर्पस क्या है भाई, इसमें ना ब्यौरा दिया जाता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया एक्चुअल में कैश बेसिस पे, ठीक है, बस बात खत्म। आगे इसकी कुछ लिमिटेशंस है। It does not show expenses and incomes for the accounting period। भाई इसमें करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड खर्चा कितना है, इनकम कितनी है, वो शो नहीं होता, क्यों, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे बनाया ही नहीं जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ अर्लियर पीरियड एंड फॉलोइंग पीरियड आर ऑल्सो शोन। वो कह रहा है पिछले अकाउंटिंग ईयर और अगले अकाउंटिंग ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस को भी इसमें डाल दिया जाता है कैश बेसिस के हिसाब पे। बिसाइड्स पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑल्सो शोन इन द अकाउंट। वो कह रहा है भाई यहाँ पे क्या होता है, हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के खर्चे वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशन है। इट डज नॉट शो वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। वो कह रहा है भाई ये हमें ये नहीं बता सकता कि जो एनपीओ है वो डे टू डे एक्सपेंसेस इनकम करने में सक्षम है भी या नहीं है, ठीक है। मतलब उसके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है वो नहीं बता सकता हमको, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसका प्रॉफिट हमें वो नहीं बता सकता। अच्छा अब यहाँ पे ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर, मतलब कैश अकाउंट के अंदर डिफरेंस दे रखा है आपको। हालांकि मैंने आपको क्या बोला कि दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे इन्होंने जबरदस्ती का एक आपको जो है वो बना के दे रखा है डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पे, तो वो आपको पढ़ने हैं कि क्या क्या अंतर है, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कभी भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये करने हैं। तो ये आपका खत्म हो गया भाई, इसका थ्योरी पोर्शन कुछ ज्यादा खास था नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो थ्योरी पोर्शन है उसको मैं अभी रीड नहीं करवा रहा हूँ, हालांकि मैं करवा सकता भी हूँ, बट अभी रहने देते हैं इसको। करवा दूं क्या, आज ही करवा दूं क्या, चलो कर लेते हैं, ठीक है। देखो एनपीओ आर नॉट सेटअप फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एनपीओ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते हैं। Therefore they do not prepare प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। बुरा लगता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम बुरा नहीं है उनके लिए भाई, वो प्रॉफिट या लॉस थोड़ी ना कर रहे हैं, वो बिजनेस थोड़ी ना चला रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो नहीं बनाते, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना नाम चेंज कर दिया, ठीक है। उन्होंने नाम क्या रख दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अपना नाम रख लिया उन्होंने, ठीक है। तो प्यार से किसी भी नाम से बुला लो, P&L अकाउंट ही होता है वो, ठीक है। नाम चेंज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल दिया उन लोगों ने। इंस्टीड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब वो बोलते हैं हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट वगैरह साल के अंत में बनाया जाता है, जैसे कि P&L अकाउंट बनाया जाता है ना साल के अंत में, वैसे ही बनाया जाता है। और इसमें सरप्लस निकाला जाता है और डेफिसिट निकाला जाता है। सरप्लस या डेफिसिट में से कुछ एक आएगा, सरप्लस माने प्रॉफिट, डेफिसिट माने लॉस, नाम चेंज कर दिया। आगे है इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट वाइल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसमें खर्चे जो होते हैं वो डेबिट किए जाएंगे, लॉसेज और खर्चे डेबिट किए जाएंगे, इनकम और गेन्स जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज एदर सरप्लस और डेफिसिट।
वो कह रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड में जो अंतर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। अगर एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट होगा तो वो सरप्लस आ जाएगा, अगर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट होगा तो वो डेफिसिट आ जाएगा। आगे लिखा है टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ, अच्छा ये फालतू की बात है, तो ब्रैकेट में लिखा है ना, वो पढ़ने की चीज नहीं है। सरप्लस इज एडेड टू, ये अभी नहीं पढ़ना, ये अभी नहीं पढ़ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, अभी मैं छुड़वा देता हूं, क्योंकि ना इसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि आपको समझ नहीं आएंगी और वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसको अभी रीड ही नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि फिर इसमें ऐसी चीजें आ जाएंगी जो आप बोलोगे भैया ये क्या चीज है, ये समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं अभी। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में ये पूरी थ्योरी आपको मैं रीड करवा के दूंगा यहाँ से, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारी। चलो जी, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से रिवीजन कर लेना। 4 इलिस्ट्रेशन मैं आपको करवा चुका हूं, चारों इलिस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश है, यहाँ बैंक अकाउंट की ही कॉपी होता है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है। जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो P&L अकाउंट की कॉपी होता है और वो अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है। वहां पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर्स की आइटम आती है, कैपिटल नेचर की आइटम नहीं आती। जबकि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखा जाए तो वहां पे चाहे रेवेन्यू नेचर की आइटम हो चाहे कैपिटल नेचर की आइटम हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों ही आ जाती हैं, कैश बेसिस पे आती है। तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, मुझे कॉल कर लो या मेरे घर पे आ जाओ यार, ठीक है। मैं समझा दूंगा, यहाँ पे फेस टू फेस समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, ठीक है। खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे।